नमस्कार, सत्येंद्र.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने के मौके पर शुक्रवार को जयपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके और कांग्रेस के खिलाफ मीडिया में अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस उनको और कांग्रेस को बदनाम करने का काम करते हैं और इस काम में मीडिया भी शामिल है। उन्होंने कहा, यह कहना कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, कांग्रेस पार्टी बिखर गई, बिल्कुल गलत है। पिछले 3 महीने से ज्यादा वक्त से कई राज्यों का पैदल दौरा कर राजस्थान पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अभी जीवित है, कांग्रेस विचारधारा के दम पर लड़ती है और आने वाले वक्त में बीजेपी को हराकर दिखाएगी। तवांग में हुई झड़प को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि चीन के खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चीन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के छोर पर अपनी जबरदस्त तैयारी कर रहा है। भारत की सरकार सोई हुई है और वो कुछ सुनना नहीं चाहती है। राहुल ने कहा कि चीन की तैयारी घुसपैठ की नहीं बल्कि युद्ध करने की है और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है। राहुल ने इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया पर भी तंज कसा और कहा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले ही कह दिया था कि चीन पर सवाल मीडिया नहीं पूछेगा। हालांकि जब एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो राहुल ने कहा कि अब जाकर चीन पर सवाल पूछा गया है। राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यात्रा के 100 दिन होने पर राहुल गांधी ने जयपुर में कहा कि हमारी यात्रा को अच्छा समर्थन मिला है। उन्होंने 2023 में होने वाले राजस्थान चुनाव को लेकर दावा किया कि वो जीतेंगे। इसके साथ ही राजस्थान में चुनाव का चेहरा कौन होगा के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं हूँ, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनसे सवाल करिए कि इलेक्शन हम किसके चेहरे पर लड़ेंगे। इसके अलावा सीएम गहलोत और पार्टी नेता सचिन पायलट के बीच गुटबाजी के सवाल को लेकर राहुल गांधी ने कहा, हमारी पार्टी फांसीवादी विचारधारा की नहीं है। लोग अगर बोलना चाहते हैं तो हम लोग सुनते हैं, अनुशासन टूटता है तो हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। महात्मा गांधी की राह पर कांग्रेस चलती है। कांग्रेस एक विचारधारा की पार्टी है, बड़ी पार्टी में विवाद होते रहते हैं। आज भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ प्रतिभा वीरभद्र सिंह और सभी विधायकों ने हिस्सा लिया। यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के विधायक बेटे विक्रमादित्य सिंह और हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला भी शामिल हुए। बता दें, इन दिनों ये यात्रा राजस्थान में चल रही है। ये यात्रा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का सफर तय करते हुए राजस्थान पहुंची है। आरबीआई के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 9 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.908 अरब डॉलर बढ़कर 564.06 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। बता दें, इससे पिछले हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार में 11 अरब डॉलर की वृद्धि देखी गई थी और यह बढ़कर 561.16 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। बता दें, लगातार 5वां हफ्ता है जब विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि देखी गई है। हालांकि इससे पहले विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिरता रहा। अक्टूबर 2021 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार अपने सबसे उच्चतम स्तर यानी कि 654 अरब डॉलर पर था, लेकिन उसके बाद इसमें लगातार गिरावट आने लगी थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के एक पत्रकार के द्वारा आतंकवाद के मुद्दे पर पूछे गए एक सवाल का करारा जवाब दिया। पाकिस्तानी पत्रकार ने सवाल पूछा था कि दक्षिण एशिया से आतंकवाद कब खत्म होगा। इस पर एस जयशंकर ने कहा, आप जानते हैं कि आप ये सवाल गलत मंत्री से पूछ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मंत्री ही आपको बताएंगे कि पाकिस्तान कब तक आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहता है। जयशंकर ने यह बात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। विदेश मंत्री ने कहा कि पिछले 2 साल से अधिक वक्त से कोरोना महामारी के कहर के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये नहीं भूल पाया है कि आतंकवाद के खतरे की उत्पत्ति कहां से हुई है। उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है कि दुनिया उन्हें आतंकवाद के केंद्र के रूप में देखती है। उनका सीधा इशारा पाकिस्तान की ओर था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर बीजेपी आग बबूला हो गई है। शुक्रवार को बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तान उच्चायोग से कुछ दूरी पर पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि वो भारत को बताना चाहते हैं कि ओसामा बिन लादेन मर चुका है, लेकिन गुजरात का कसाई अभी जिंदा है और वो भारत का प्रधानमंत्री है। बिलावल भुट्टो गुजरात में साल 2002 में हुए दंगों का जिक्र कर रहे थे। बिलावल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने अपने वहां तब तक नहीं आने दिया था जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रधानमंत्री हैं और भारत के विदेश मंत्री भी आरएसएस के हैं और आरएसएस हिटलर्स एसएस से प्रेरणा लेता है।
बिलावल ने यह बयान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के उस बयान के जवाब में दिया था जिसमें एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर कहा था कि ओसामा बिन लादेन की मेजबानी करने वाले और पड़ोसी देश की संसद पर हमला करने वाले उपदेश न दें। बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में एक बार फिर प्रतिक्रिया दी। नीतीश ने कहा कि मत पियो, मरोगे, इसका तो हम और ज्यादा प्रचार करते हैं। दारू पीकर मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे क्या? सवाल ही नहीं पैदा होता, ये कभी मत सोचिए। नीतीश ने कहा कि अगर यही करना है तो सब मिलकर तय कर लीजिए, खूब कहिए कि शराब पियो, ये सब बात ठीक नहीं है। पिएगा, गड़बड़ पिएगा तो मरेगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। नीतीश कुमार ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि हम बापू की राह पर चलते हैं। हमने बिहार में शराबबंदी इसीलिए की, आज हमको उल्टा बोला जा रहा है। पहले हमारे पक्ष में ये लोग यानी कि बीजेपी वाले बोल रहे थे। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री की ओर इशारा करते हुए कहा कि उनके प्रदेश में भी शराबबंदी लागू है। बिहार अकेला राज्य है जो मजबूती से शराबबंदी को लागू किया है। उन्होंने कहा इतने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, इतने लोगों को डिसमिस किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर सवाल उठाया है। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 के मंच पर उन्होंने कहा 1952 में सिनेमेटोग्राफर एक्ट ने सेंसरशिप को निर्धारित किया था और आज भी फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के द्वारा इसे बरकरार रखा गया है, लेकिन बावजूद इसके मंच पर बैठे साथी इस बात से सहमत होंगे कि आज भी नागरिक आज़ादी और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में शाहरुख खान ने भी अपनी बात रखी और सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही नेगेटिव बातों का जिक्र किया। शाहरुख ने कहा कि मैंने कहीं पढ़ा है कि नकारात्मकता सोशल मीडिया के इस्तेमाल को बढ़ाती है और इस तरह इसके व्यावसायिक मूल्य को भी बढ़ाती है। इस तरह की चीज़ें सामूहिक नैरेटिव करती हैं जिससे ये विभाजनकारी और विनाशकारी हो जाता है। शाहरुख ने कहा कि दुनिया चाहे कुछ भी करे, हम जैसे लोग सकारात्मक रहेंगे। मध्य प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र में भी भाजपा ने शाहरुख खान की फिल्म पठान पर आपत्ति जताई। महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायक राम कदम ने ट्वीट कर कहा है कई हिंदू संगठन और साधु संत इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, इसलिए फिल्म के निर्माता और निर्देशक साधु संतों से मिलकर सफाई दें। बीजेपी विधायक ने कहा कि पर यह निश्चित है महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म हो या सीरियल हो वो चल नहीं पाएगी। जेएनयूधारी क्या जनेऊधारी विचारधारा को जानबूझकर आहत करने का क्या ये दुस्साहस है? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी फिल्म को लेकर चेतावनी दी है और दीपिका पादुकोण को टुकड़े टुकड़े गैंग से संबोधित कर चुके हैं। दिल्ली के नए मेयर का चुनाव 6 जनवरी को होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एमसीडी की पहली बैठक के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चुनाव के दौरान एमसीडी के 250 पार्षदों के साथ ही दिल्ली विधानसभा के 13 विधायक और दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा के 10 सांसद भी वोट डाल सकेंगे, जबकि एमसीडी में एलजी के द्वारा मनोनीत पार्षदों को चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं है। एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 134, बीजेपी को 104 और कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिली थी और 15 साल से एमसीडी की सत्ता में बैठी बीजेपी की विदाई हो गई थी। दिल्ली में हर साल मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने गुरुवार को कई दिग्गज संस्थानों के पत्रकारों के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। इन पत्रकारों में न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, द इंडिपेंडेंट और वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार शामिल हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इन पत्रकारों को ट्विटर पर अकाउंट सस्पेंडेड का नोटिस दिख रहा है। अभी तक ये नहीं पता चला है कि इन संस्थानों के पत्रकारों के ट्विटर अकाउंट को क्यों सस्पेंड किया गया। इस बारे में पूछे जाने पर कि एलन मस्क ने कहा है कि दिन भर उनकी आलोचना करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनकी रियल टाइम लोकेशन के बारे में पता लगाना और उनके परिवार को खतरे में डालना ठीक नहीं। एलन मस्क ने कहा है कि पत्रकारों पर भी वही नियम लागू होते हैं जो बाकी अन्य लोगों पर लागू होते हैं। गुरुवार को जब एलन जेट के अकाउंट को सस्पेंड किया गया तो मस्क ने कहा था कि ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म के यूजर्स को उनके प्राइवेट जेट को ट्रैक करने के बारे में अपनी बात रखने की आज़ादी देता है, लेकिन जब इस अकाउंट को चलाने वाले जैक स्विनी ने मस्क और उनके साथियों का पीछा करना शुरू किया तो इसके बाद ट्विटर ने अपने प्राइवेसी रूल्स में बदलाव किया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्येंद्र.com के साथ।